नीट 2020 का रिजल्ट आ चुका है। अपने देश में दो ऐसे छात्र हैं जो 720 में 720 स्कोर करके एक इतिहास रच दिया है। इसमें कुशीनगर ज़िले के आकांक्षा सिंह और शोएब हैं। लेकिन हम ऐसे भी छात्रों से भी आज रूबरू होंगे जो संघर्ष और ग्रामीण अंचल से होते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है पूरे देश में। आज हम ऐसे ही सक्सेस से रूबरू होंगे। ये हमारे साथ में हैं विवेक चौहान जी, जो 2505 रैंक अर्जित किया है। ऑल इंडिया इनका रैंक 2505 है और ये ग्रामीण अंचल से हैं। ये सुकरौली से कुछ ही दूरी पे एक बड़ा सा गाँव है, वहीं से बिलोंग करते हैं और इनका जो रैंक रहा है 2505 रहा है ऑल इंडिया रैंक। और ये बच्चे बहुत ही संघर्ष करके, बहुत ही मुश्किलों का सामना करके अपने आप को जो है उस मुकाम पे पहुंचाए हैं। तो आइए हम रूबरू होते हैं विकास चौहान से। बच्चे अपने बारे में सबसे पहले तो आपको लाख लाख बधाई कि आपने 2505 रैंक अर्जित किया पूरे देश भर में और आप ग्रामीण अंचल से हैं। और साथ ही आपको भी लाख लाख बधाई कि आपने अपने बच्चों को इस कदर परवरिश की है, इस तरह से संस्कार दिए हैं कि इन्होंने बड़े कम समय में ये सफलता अर्जित की है। तो बच्चे कुछ अपने बारे में बताओ। हेलो, मैं विवेक चौहान, नीट में 505 AIR एंड कैटेगरी रैंक 796 में मैंने सिक्योर किया है। मैं यही सिमरी परसौनी ग्राम पोस्ट धर्मपुर हाटा कुशीनगर का रहने वाला हूँ। मैंने शुरू में जब नीट की तैयारी शुरू करी थी तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुआ कि मुझे लगता था कि मेरा नहीं होने वाला है। कई लोग बोलते भी थे कि नहीं, छोड़ो इसको, कोई दूसरी लाइन पकड़ लो। लेकिन मैंने हार नहीं माना और मेरे पेरेंट्स ने भी लगातार मुझे मोटिवेट किया। और मैंने जब शुरू में जब नीट की तैयारी शुरू की थी तब मतलब टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे मेरे, लेकिन उसके बाद मैंने लगातार कोशिश की, फिर मेरा आज रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, इस रिजल्ट का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी सर, मैं रिजल्ट का श्रेय अपने गुरुजनों एवं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा सबसे पहले। और स्कूल से भी मतलब काफ़ी हमें मदद मिली थी। फिर कन्हैया सर भी हमारे साथ प्रॉपर बने रहे, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया। हर दिन जब भी हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए, जब भी मुझे लगता था कि अब मुश्किल होगा हमारे लिए, तब उन्होंने मतलब पल पल मुझे मोटिवेट किया। फिर इस लॉकडाउन की घड़ी में भी मतलब कई लोगों ने तो मतलब पढ़ना छोड़ भी दिया था, शायद हम भी वही करने वाले थे, लेकिन समय समय पे उन्होंने मोटिवेट किया, बोला अब थोड़ी दूर और हैं, थोड़ी दूर और हैं, ऐसे करके उन्होंने मोटिवेट किया। फिर लास्ट में मैंने नीट में ऐसा स्कोर किया। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि बच्चे का अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, या कभी बच्चा ऐसा हुआ कि घबराया हो, तो ऐसे टाइम पे आप कैसे बच्चों को सपोर्ट करते थे? हमारा एक ही तमन्ना था बचपन से, इनके बचपन से बोलते आते थे पापा हम डॉक्टर बनेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है बेटा, आप पढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, यदि जितना भी आप कोशिश करोगे उसका फल लास्ट में जाकर आपको मिलेगा। ये कोशिश करते रहे, ये भी बचपन से ही कहते थे पापा हम डॉक्टर बनेंगे, इसीलिए कोशिश करते रहे। बीच में थोड़ा इधर उधर हुए, फिर बाद में फिर संभल गए, अपना कोशिश जारी रखे। आपको तो लाख लाख धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, क्योंकि किसी बच्चे का जो सफलता होता है उसके सफलता के पीछे उसके माँ बाप का बहुत ज़्यादा त्याग होता है। और आपने जो सपना देखा था आज वो सपना पूरा हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सपना पूरा हो रहा है, इसमें ज़्यादा इनका मम्मी का भी योगदान है। वो भी ले करके इन लोग के साथ में बहुत परेशानी सह कर भी पढ़ाती रही, मोटिवेट करती रही, उनको भी धन्यवाद। और आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मैं कोचिंग के अलावा भी 6 घंटे कोचिंग, फिर उसके बाद मैं घर पे आके मतलब सबसे पहले तो उसको मतलब जितने क्लासेस में पढ़ाए गए हैं मैं उनको पहले नोट्स सबसे पहले रिवाइज करता था। फिर नोट्स के बाद मतलब मैं अपना खुद का एक शेड्यूल बना रखा था कि मतलब मुझे इतने घंटे बायो पढ़नी है, इतनी घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने घंटे फिजिक्स पढ़नी है। तो सर लगभग मतलब किसी दिन का मेरा फिक्स नहीं था कि मुझे इतना ही घंटा पढ़ना है। किसी दिन मन किया तो सर मतलब एक प्रॉपर था कि मेरा मिनिमम 5 से 6 आवर प्रॉपर मतलब डेली होना था। फिर उसके बाद भी मुझे अपने आवश्यकता अनुसार मुझे लगता था कि हाँ इसमें अभी थोड़ी सी कमी रह गई है। मैंने फिर टेस्ट में स्कोर किया तो उसमें देखते थे मेरी कहाँ कमी रह गई है, फिर मैंने उसको देखते हुए अपना शेड्यूल बनाता था। फिर उसके बाद मैं लगभग हर डेली मैं कोचिंग के अलावा 6 घंटे 7 घंटे या फिर 8 घंटे मैं डेली पढ़ाई करता था। अच्छा, एक मिथ्य है कि जो नीट के छात्र होते हैं, नीट एस्पिरेंट होते हैं, उनको लगता है कि फिजिक्स जो है बहुत टफ है। तो क्या फिजिक्स के बिना सफलता अर्जित की जाती है? मैं जानना चाहूँगा विवेक से कि क्या फिजिक्स के बिना सिलेक्शन होना पॉसिबल है?
नहीं सर, मैं तो यही कहूँगा कि आजकल का कट ऑफ मतलब काफ़ी हाई जा रहा है। तो मतलब तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मतलब लेके चलना होगा। फिजिक्स के बिना मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि केवल फिजिक्स से ही होगा, केवल बायो से ही होगा। तीनों को मतलब बायो को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रख के फिजिक्स केमिस्ट्री को मतलब ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। फिजिक्स में मतलब ऐसा मतलब बायो वाले लड़के मतलब मैक्सिमम यही मानते हैं कि फिजिक्स थोड़ा सा मतलब टफ माना जाता है, क्योंकि मैथ हम लोग का हल्का सा मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है बेसिक्स। तो मतलब फिजिक्स को मतलब शुरू से ही थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिक करके हल्का हल्का अपने हिसाब से पढ़ते रहना चाहिए, और मतलब प्रॉपर उसका फार्मूला अपना देखते रहेंगे तो फिजिक्स मतलब दिक्कत नहीं करता है। तो वो बच्चे जिन्हें लगता है कि फिजिक्स के बिना नीट में सफलता अर्जित की जा सकती है, तो बच्चों आपने विवेक से सुना भी कि तीनों सब्जेक्ट का एक बैलेंस आपको होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट में बराबर स्कोरिंग करेंगे तभी आपके अच्छे रैंक आएंगे, है ना। तो अच्छा बच्चे, मैं आपसे विवेक एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया से कितना दूर रहे हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। क्योंकि आज का जो यूथ है उसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा है अपना किल करता है। तो थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में आप बताइए। सर मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं सोशल मीडिया साइट इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन मैं मतलब एक मतलब अपनी बोलते हैं कि जो भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए कि सर कोई क्वेश्चन रात में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन एकाएक कोई डाउट आ गया, तो सर मतलब एक मन में कहीं ना कहीं वो खिंचोटता है कि मतलब ये कैसे होगा। जब तक वो डाउट दूर नहीं होता है तब तक मतलब हो नहीं पाता है कि मतलब समझ में नहीं आता, आगे पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है। तो सर मैं उसी समय मतलब हमारे कई टीचर्स भी हैं, स्कूल के भी टीचर्स थे, हमारे शुभांकर सर भी थे, कन्हैया सर भी थे। उन्होंने सर मतलब प्रॉपर हमें बताया था कि स्कूल लेवल से ही उन्होंने गाइड किया, फिर बाद में भी स्कूल के बाद भी उन्होंने गाइड किया। और मैं इन लोगों को क्वेश्चन हमेशा प्रॉपर रात में भी, चाहे रात के 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो, मैं क्वेश्चन इनको किया करता था। और ये लोग मतलब जवाब अपने टाइम के अनुसार जब भी सर खाली होते थे तो जवाब दे देते थे। तो मतलब ऐसे मैंने सोशल मीडिया का साइट इस्तेमाल किया, और बाकी हल्का फुल्का तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मैंने उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ उसमें। अच्छा, कब आपको लगा कि नीट की तैयारी करना चाहिए? जैसे अभी बहुत सारे बच्चे 9 से ही प्री फाउंडेशन लेते हैं, उसके बाद फिर नीट एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। आपको कब लगा कि मुझे तैयार होना है? क्योंकि आप तो एक ग्रामीण अंचल से हैं, जहाँ पे बच्चों को 12वीं के बाद बातें पता चलती हैं कि नीट और IIT से एग्ज़ाम भी होते हैं। तो आपको कब पता चला कि नीट एग्ज़ाम हमें देना है और मुझे करना है? सर जब मैं कक्षा दूसरी में था तब मैंने मतलब सभी लोग पूछते थे कि बेटा बड़े हो के क्या बनोगे, बड़े हो के क्या करना चाहते हो। तो मैंने मतलब पता नहीं मन में क्या आया, मैंने उसी समय जब मैं हॉस्पिटल में जाता था तो मुझे देख के डॉक्टर्स को बहुत अच्छा लगता था कि मतलब ऐसे मुझे भी एक दिन ऐसा बनना है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे पहली दूसरी क्लास से ही मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे भी एक दिन डॉक्टर बनना है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से ही बताया, तो पापा ने बताया कि नहीं ठीक है, अच्छा सोच है, आराम से तैयारी करो, अभी से बेस बना के चलो। शुरू से ही पापा ने मुझे गाइडेंस दिया, मम्मी ने भी काफ़ी मदद करी, मेरा भाई भी है, वो भी मेरे मतलब पढ़ाई के पीछे काफ़ी मदद किया। फिर उसके बाद मैंने जब मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, मतलब बस मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर मैं जब भी 10वीं में आया, फिर 10वीं के बाद चुनना होता है कि बायो लेंगे कि मैथ लेंगे, तो वहाँ भी मेरा मैथ और बायो दोनों इक्वल था। काफ़ी बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं कि उनका मैथ पोर्शन थोड़ा वीक होता है, उसकी वजह से बायो ले लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं लिया कि मेरा मैथ ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे अपना डॉक्टर बनना था, तो मैंने बायो तो ले लिया था। लेकिन मुझे अभी भी मतलब 11th में आने के बाद भी बहुत ज़्यादा मुझे लाइन क्लियर नहीं था कि कैसे डॉक्टर बनाया जाता है। तो हमारे स्कूल में ही एक दुर्गेश सर थे, और उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ हमें मोटिवेट किया, बताया कि आपको इस लाइन में ऐसे करना है। और कन्हैया सर भी थे, इन्होंने भी बताया, कई मतलब स्टूडेंट्स इन्होंने डायरेक्टली हमें बात भी करवाया। हमारे दुर्गेश सर भी थे, उन्होंने भी मतलब लाइव सेशन में मतलब कई स्टूडेंट से बात करवाए थे जो लोग सेलेक्ट हो गए थे। फिर कन्हैया सर भी प्रॉपर मतलब हमें न्यूज़पेपर में कभी कुछ मतलब दिखाया करते थे, देखो ऐसे होता है, ऐसे रैंक हुआ। फिर पापा भी मतलब हमेशा खोजते रहते थे कहीं ना कहीं से, मतलब जो भी छोटी छोटी नॉलेज मिलती थी उनको इकट्ठा करके भेजते थे। फिर हमारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री हैं शुभांकर सर पढ़ाते थे, वो भी मतलब हमें तो उन्होंने बेसिक से बताया। उनकी एक लाइन थी कि डूबते को तिनके का सहारा, वो लाइन हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करी। और मतलब जब भी हमको डीमोटिवेशन होता था तो हम उसको बहुत अच्छे से मतलब कोई एक चैप्टर उठाते थे और मतलब पढ़ना शुरू करते थे। और फिर उसके बाद लास्ट में लगभग सारे कोर्स मेरे कंप्लीट होते थे। फिर मतलब हर टेस्ट के बाद मैं जैसे ही मतलब अपने टीचर्स को, कन्हैया सर को, बाकी लोग अपने स्कोर बताता था, तो वो लोग बोलते थे बेटा अभी थोड़ी दूर और रह गए हो, थोड़ी सी प्रयास और करो, आज रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं
तो कई बार होता है कि बहुत ही हम उल्लास से भर जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही निराशा में हम डूब जाते हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसे वक्त आपके साथ भी हुए होंगे कि कई बार आप एकदम निराशा में डूब जाते होंगे कि आप मुझसे शायद नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे आप जब क्या करते थे, कैसे उससे बाहर निकलते थे? नेगेटिव जो थॉट्स आती थी आपके मन में, तो उससे आप कैसे बाहर निकलते थे? सर नेगेटिव थॉट्स तो मन में आते ही थे। अक्सर जब भी टेस्ट में नंबर्स कम होते हैं तो नेगेटिव थॉट्स तो मतलब लगभग सभी के मन में आते हैं। लेकिन पॉजिटिव थॉट मतलब जब भी हमारे सर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव थॉट उसी पे डिपेंड करता है कि टेस्ट में स्कोर कैसा आ रहा है। तो मतलब सर एक बार तो क्या हुआ कि 12th के बाद जैसे ही मैंने अपनी नीट के लिए पढ़ाई शुरू करी तो मतलब शुरू में ही मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें। तबीयत ख़राब हो गया हमारा। तो हमारे मामा जी थे, उन्होंने भी मतलब काफ़ी मोटिवेट किया और मतलब वो हमें स्पेशली अपना काम छोड़ के उन्होंने ले गए अच्छे से। मतलब हम तो एक तरीके से अपना छोड़ ही चुके थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि मतलब 2 महीने लगातार मेरी तबीयत ख़राब रही। फिर उसके बाद मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगा। लेकिन मामा ने अपना काम को मतलब रोका, फिर मतलब मुझे ले गए अच्छे से, कहा कि मेरे साथ रहें 1-2 हफ्ते कि नहीं तुमको पढ़ना है। फिर उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करी। फिर टेस्ट में मतलब नंबर आने शुरू हो गए थे। तो कभी कभी क्या था कि मतलब मेरे नंबर अच्छे आने लगे थे धीरे धीरे। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब जब भी नंबर अच्छे आते थे तो लगता था कि हाँ अब हो जाएगा, मतलब अब अच्छे रास्ते पे हैं। लेकिन कभी कभी मतलब कभी किसी भी रीजन की वजह से, रिवीजन ना हो जाने की वजह से मतलब थोड़े कभी कभी नंबर कम हुआ तो फिर मतलब उसमें फिर लगने लगता था कि नहीं अब फिर मुश्किल हो रहा है। लेकिन वही है, टीचर्स की मदद और फिर अपने पेरेंट्स घर पे हमेशा प्रॉपर हम बात करते थे। तो मतलब मम्मी पापा हमेशा हमको मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार नंबर कम आए हैं, अगले बार ज़रूर आपका बढ़ जाएगा, चिंता मत करिए। तो मतलब लगभग यही रहा है कि फैमिली के मतलब सपोर्ट में हमेशा रहिए, मतलब ये फैमिली से प्रॉपर बात करिए, टीचर्स के नज़र में रहिए। तो मतलब ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ पाता। जी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी इस साल रह गए हैं सिलेक्शन होने से, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो तैयारी करें और किस तरह से अपने आप को फिर से मोटिवेट करें, और क्या उनको कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब नीट में सिलेक्शन होना ना होना एक तरीके से मेहनत के साथ साथ मतलब अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपके पास जानकारी नहीं है, चाहे ऐसा मतलब आप उसके लायक नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि निराश ना हो, कोई जिसका भी हो नंबर कम हुआ है, कोई 1-2 नंबर से रह गया है, कोई 40-50 नंबर से रह गया है, तो मैं यही कहूँगा कि निराश ना हो, आराम से फिर मतलब अपने आप को, हम तो कहेंगे कि कम से कम 2-4 दिन पढ़ाई बंद करके एक बार पहले देखें कि मेरी गलती कहाँ रह गई। मैंने मतलब नीट तो दिया तो मतलब कहाँ मुझे दिक्कत हुई, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई कि मैं नर्वस हो गया एग्जाम टाइम में। सबसे बड़ी बात यही होती है कि वहाँ जाके लोग नर्वस हो जाते हैं एग्जाम में बैठ के, मतलब पढ़ने के बाद भी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मतलब सबसे पहले तो उन लोगों को मतलब एक तरीके से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि मुझे कैसी भी परिस्थिति आए मुझे पीछे नहीं हटना है। फिर उसके बाद जो भी लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, चाहे जो लोग नया अभी जुड़ेंगे, उन लोगों को मतलब सबसे पहले तो मतलब अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से मतलब लाइन बाय लाइन, बायो की लाइन में लाइन अच्छे से तैयार होनी चाहिए। फिर उसके बाद मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा एक लाइन मतलब क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। फिर उसके बाद मतलब जो भी उनका नोट्स है पुराना एक बार देखते रहें, जो मतलब पीछे टीचर्स मतलब इस साल फिर तैयारी करेंगे तो मतलब कोई मे भी अगला कोई नया टीचर मिले या फिर कोई पुराना टीचर का ही साथ मिल जाए, तो अपने पुराने टीचर जो आपको पढ़ाए हुए हैं उनको ना भूलें, उनकी जो भी पढ़ाई हुई ट्रिकें हैं उनको मतलब याद रखें। और कोई भी नया चीज़ अगर जानने को मिलती है तो जो पुराने टीचर पढ़ाए हुए उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपको पहले से वो याद है और वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। फिर आप नए तरीके से शुरू करेंगे तो फिर मतलब एक नया शुरुआत होगा, फिर वो मतलब आपको आपका मन चाहा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो एक तरीके से फिर आप शुरुआत करिए, देखिए कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई और फिर लग जाइए। अभी तो 5-6 महीने हैं अभी नीट में, फिर अगले आराम से मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, जैसे बुक्स आप कौन से प्रेफर करते थे? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं नीट के लिए, हम बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिनके मटेरियल्स हैं, तो क्या होता है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी बुक को हम फॉलो करें, किस राइटर को फॉलो करें, तो ज़रा उसके बारे में कुछ। नहीं सर, मैं तो यहाँ तो मार्केट में काफ़ी पढ़ा हुआ है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कोई ऑनलाइन चला रहा है, कोई ऑफलाइन चला रहा है। सभी लोग मतलब बताते हैं कि मेरा बुक बेस्ट है, मेरा बुक बेस्ट है। ये लोग मतलब सभी लोग अपना अपना लेके चलते हैं एक तरीके से, मतलब कोई सभी लोग अपने अपने तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं तो मतलब उनके हिसाब से। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपनी एनसीईआरटी पढ़िए,
जो भी मतलब सरकार ने अवेलेबल करा रखी है एनसीईआरटी बायो की, तो बायो के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी के प्लस जाता भी नहीं ज़्यादा क्वेश्चन है, चार पाँच क्वेश्चन प्लस जाते हैं। तो मान लीजिए अगर 90 क्वेश्चन है तो उसमें सर आप अगर 85 90 से एनसीईआरटी से आते हैं लगभग 85 से 80 से 85 क्वेश्चन, तो सर आप 4-5 क्वेश्चन के पीछे जाएंगे तो फिर 80 से 85 क्वेश्चन छूटेंगे। तो आप 5 क्वेश्चन के पीछे ना जाके 85 क्वेश्चन को अच्छे से स्कोर करेंगे तो 85 में अगर एक दो मानते हैं कि सिली मिस्टेक्स हो गए, बायो में होते रहते हैं छोटे मोटे, तो मतलब फिर भी आप 82 क्वेश्चन आप अगर सही करते हैं तो सर 320 से 325 आपका स्कोर आता है। और फिर उसके बाद फिजिक्स में प्रॉपर आप कोई मतलब बहुत सारी मतलब बुक्स से चल रही हैं, तो मतलब हमें तो बहुत लोगों ने कहा कि एचसीवी लगाइए, लेकिन मतलब हमें कभी एचसीवी की ज़रूरत पड़ी नहीं। वैसे एचसीवी बुक अच्छी है लेकिन हमने कभी उसको मतलब इस्तेमाल नहीं किया, अपने एनसीईआरटी को पढ़ी और मतलब जो भी मतलब टेस्ट सीरीज होते रहते हैं। बाकी मार्केट में आजकल बहुत सारे पैसे वाले भी और फ्री वाले लोग भी मतलब टेस्ट सीरीज अपना अपना लॉन्च करते रहते हैं। तो मतलब हम क्या करते थे कि जो भी टेस्ट सीरीज आया, चाहे मतलब मेरे कोई बगल का कोई दोस्त है वो कोई टेस्ट दे के आया, तो मैं उनके पेपर्स उठाता था और मैं देखता था कि मतलब जो मैंने पढ़ा हुआ है और जो क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों को ओवरलैप करके फिर देखता था कि मैं क्वेश्चन लगाने की कोशिश करता था, फिर नहीं आया तो सोल्यूशन देखता था। तो मतलब ऐसे करके जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मतलब अच्छा हो पाएगा। अच्छा, नीट की तैयारी करने के लिए सही जो टाइम होता है क्या होता है? क्या 9 से तैयारी करना चाहिए या 12th के बाद करना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों का बोर्ड भी इफेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि 9th के बाद प्रिपरेशन करना चाहिए? सही टाइम क्या होगा? सर सही टाइम तो पढ़ने का कोई मतलब सही टाइम तो होता नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। तो सर मतलब यही कहूँगा कि बेसिक्स क्लियर रखें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आगे। तो मतलब अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो क्लास 9 क्या क्लास 8 से ही शुरू कर दीजिए कि मतलब हमें डॉक्टर बनना है तो हमें ये लाइन अपना मजबूत रखना है, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को प्रियोरिटी पे लेके चलनी है। बाकी अदर सब्जेक्ट भी होते हैं लेकिन मतलब जो अपनी सब्जेक्ट है जिससे हमें डॉक्टर बनाएगा वो सब्जेक्ट मतलब बेसिक्स पहले आप क्लियर रखेंगे तो फिर आप अगर अच्छा कर पाते हैं तो 12th के साथ ही आपका अच्छा सिलेक्शन होगा। यदि आप फिर 1-2 नंबर से रह भी जाते हैं फिर अगले साल यदि आपका होगा भी तो बहुत अच्छे रैंक से होगा, ये मतलब इसमें कोई दुविधा नहीं होगी फिर। अच्छा, जैसे कुछ बच्चों का ये रहता है कि हमारे हाई स्कूल में कम मार्क्स हैं या इंटरमीडिएट में कम मार्क्स हैं, तो शायद हम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ज़रा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि 10th में क्या परसेंटेज थे आपके, किसी स्कूलिंग कैसी रही आपकी, थोड़ा उस पर भी आप। सर मेरा 10th में मैं हाटा क्रिस्तूराजा स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। सर मेरा 10th में 10 CGPA स्कोर किया था और 12th में 85 स्कोर किया था। लेकिन सर ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सभी लोग 10 CGPA लाएं या फिर जो 10 CGPA पाएंगे उन्हीं का होगा सिर्फ सिलेक्शन। मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र लोग हैं मतलब जिनका स्कोर कम रहा है लेकिन फिर भी वो नीट में स्कोर कर लिए हैं। तो मतलब नीट पहले ही मतलब कोई मांग नहीं करता है कि हमें 90% चाहिए तभी हम आपको पेपर देने देंगे। तो मतलब एक है कि अच्छा एक सम्मानजनक स्थिति में आके आराम से एक तैयारी करते रहिए। बाकी नीट 12th और 10th का स्कोर कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि मतलब आपके कैरियर को डिसाइड करेगा। बस ये है कि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, स्कोर चाहे जैसा भी हो 10th में चाहे 12th में, आप नीट में स्कोर करेंगे तो फिर वहाँ काउंसलिंग में ये नहीं पूछा जाता है कि आप 10th में कितना पाए थे, 12th में कितना पाए थे। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपका नीट में स्कोर कितना है। तो मतलब यही है कि सबसे पहले आप नीट को प्रायोरिटी दें, फिर उसके बाद आप बोर्ड में भी आप अपने हिसाब से फिर बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, अभी आप सेलेक्ट हो गए हैं और जल्दी आप एडमिशन भी ले लेंगे कॉलेज में, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सिलेक्शन के बाद तो मतलब एक तरीके से शुरू में तो दिमाग पे बहुत ज़्यादा मतलब लोड था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक तरीके से मतलब जब मेरा स्कोर आ गया है तो मुझे सर अब लग रहा है कि मतलब अब मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, पीछे कोई टेंशन नहीं है। फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी खुश हैं, पापा भी काफ़ी खुश हैं कि चलो मतलब एक है कि अब एक बैकग्राउंड बन गया है कि हाँ इसके नीचे तो नहीं रहना है, इसके ऊपर निकल गए हो, चाहे जो भी हो आगे होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कैसा फील हो रहा है, आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है और कभी आपने सोचा था कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इतना अच्छा रैंक लाएगा? ये छोटे थे उसी टाइम से कहते थे, हमको भी खुशी थी। ऐसा ठीक है आप डॉक्टर बनोगे तो अच्छा सा तैयारी करो। ये बचपन में 2-3 किलोमीटर पैदल चल के भी जाके गाड़ी पकड़े पर उसके बाद स्कूल जाते थे। हमारे गांव से ज़्यादा दूर था स्कूल, 8 किलोमीटर, फिर भी टैक्सी में बैठ के जाते थे आते थे। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे मिलता था, वहाँ से फिर पैदल ले आते थे। बचपन से ही मेहनत करते आ रहे हैं, हमको बहुत बहुत खुशी हो रहा है।
अच्छा, अपने क्षेत्र के जो गार्जियंस हैं उनको से आप क्या कहना चाहेंगे, जो अपने इस क्षेत्र के गार्जियंस हैं जो अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए सब, हर एक गार्जियन को। कहने को तो बच्चे के ऊपर निर्भर है, बच्चे पढ़ते रहेगा, उसको मनोबल बढ़ाते रहिए, वो पढ़ते जाएगा। उसको ज़्यादा करके गाइड करना ज़रूरी है हर टाइम। कभी बच्चे कभी कभी थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं, उनको सही दिशा दिखलाना ज़रूरी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जैसा कि विवेक ने बताया अपने बारे में कि वो शुरू से ही उनको था कि मुझे करना है। और अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना भूल गया, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? जी सर, मैं स्कूल कोचिंग के अलावा भी मतलब सर लगभग 8 घंटे 7 घंटे मैं पढ़ाई करता था। 6 घंटे से मिनिमम रखता था मैं कि 6 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब किसी दिन तबीयत ख़राब हो गया तो फिर उसका बात नहीं है, लेकिन मतलब उसके बाद नॉर्मल वर्किंग डे में तो मैं 6 से 7 से 8 घंटे पढ़ता था। फिर मान लीजिए संडे पड़ गया तो उस दिन थोड़ा सा मैं रिलैक्स नहीं होता था, लेकिन हल्का सा मतलब डिले करके फिर उसके बाद कम से कम 10 घंटे मतलब हल्का सा डिले करके मतलब उस दिन थोड़ा सा आराम से उठें, फिर मतलब नाश्ता वास्ता करके फिर बैठते थे। फिर उस दिन कम से कम कोशिश यही रहती थी कि जितना बैकलोड हो वो मतलब पूरा कवर हो जाए, जितना मतलब रिवीजन में छूट रहे हैं वो कवर हो जाए। मतलब एज मैं मतलब छुट्टी के दिनों में तो लगभग मैं 9 घंटे 10 घंटे 1-2 घंटा बढ़ा ही देता था, लेकिन ज़्यादा मतलब उसमें दिक्कत नहीं हुई कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विवेक से अभी रूबरू हो रहे थे। विवेक ने अपने बारे में बताया कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत की और किस तरीके से सफलता अर्जित करा है। मुझे आशा है कि इनकी जो जीवनी रही है या जो इनके संघर्ष रहे हैं या जो इनका यात्रा रहा है एक शून्य से शिखर तक जाने का, वो कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे ग्रामीण अंचल के छात्रों को इंस्पायर करेगा और वो भी अपने सफलता के लिए तत्पर रहेंगे और जुनून के साथ काम करेंगे। मैं केवी सर कन्हैया यादव, मैं उन सभी तमाम सफल छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं जो संघर्ष से सफलता तक पहुंचे हैं और जो एक उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि विवेक भविष्य में बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे और अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के नाम रोशन करेंगे।